19 आई एम नॉट अ चाइल्ड। वो लड़की जो और कोई नहीं रिवांशी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और वो किस जगह पर है। रिवांशी पूरे रूम को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उसकी नजरें खुद पर आकर ठहर गई और खुद के हाथ पैर बंधे देख वो एकदम से हैरान रह गई। उसने अभी तक खुद पर ध्यान नहीं दिया था और खुद को ऐसे देख वो एकदम से हैरान रह गई। तभी एक आदमी की नजर रिवंशी पर पड़ी। वो एकदम से बोला, अरे लड़की को होश आ गया, जल्दी बॉस को कॉल करो। ये सुनते ही उन दोनों आदमियों ने भी एकदम से रिवांशी को देखा जो उनकी बात सुन उन्हें ही देख रही थी। दूसरा आदमी रिवांशी के पास आते हुए बोला, सर यहाँ आकर क्या करेंगे? उन्होंने हमें इसे यही कैद करने को कहा है, जो कि हमारा काम है। बोलते हुए उसने रिवांशी के मुंह पर लगी टैब को हटा दिया। टैब हटते ही रिवांशी गहरी सांसें लेने लगी। टैब लगे होने की वजह से उससे ढंग से सांस नहीं लिया जा रहा था। कुछ पल बाद रिवांशी ने अपनी सांसों को कंट्रोल कर अपने हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश करते हुए कहा, कौन हो तुम सब और मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? देखो तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं रिवांश वालिया की बहन हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ किया ना तो मेरा भाई तुम सबको छोड़ेगा नहीं। अगर तुम सबने पैसों के लिए मुझे किडनैप किया है तो आई एम रेडी टू गिव मनी। बस मुझे छोड़ दो। बोलते हुए वो छटपटा रही थी। उससे रस्सी से तो नहीं खुली पर लगातार हाथ खींचने की वजह से उसकी कलाइयों में पेन होने लगा था और वहां से हल्का खून भी रिसने लगा था। रिवांशी की आंखें दर्द की वजह से नम हो गई थी। वो मासूमियत से उन आदमियों को देख रही थी। तुम हमें पैसों का लालच दे रही हो लड़की, एक आदमी ने रिवांशी की बात सुनकर कहा और फिर अचानक ही वो जोर से हंसने लगा। वो कुछ पल हंसने के बाद एकदम से चुप हो सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें पता है हम किसके आदमी हैं? तभी रिवांशी बीच में झट से बोली, नहीं मुझे नहीं पता तुम किसके आदमी हो। अगर तुम भूल गए हो तुम किसके आदमी हो तो अपने पार्टनर से पूछ लो। बोलते हुए उसने दूसरे आदमी को देखा और धीरे से बोली, भैया आपको तो याद होगा ही आप किसके लिए काम करते हो तो जरा अपने पार्टनर को भी बता दो, बेचारा भूल गया है। बोलते हुए उसने वापस पहले आदमी को देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहा था। रिवांशी दया और सिंपैथी की नजरों से उस आदमी को देखते हुए बोली, आई नो भैया आपको नहीं याद रहता होगा मेरी तरह। मैं भी कभी कभी चीजें भूल जाती हूँ आपकी तरह। बोलते हुए उसने अफसोस से अपना सर हिला दिया। ए लड़की तू दिमाग से पैदल है, जो ऐसी बातें कर रही है। अब अगर तुमने जरा सी भी बकवास की ना तो इससे निकली गोली तेरे भेजे के आर पार होगी। तीसरे आदमी ने अपनी गन को देखते हुए रिवांशी से कहा। यह सुनते ही रिवांशी एकदम से चुप हो गई। वो डर और घबराहट से गन को देख रही थी। उसकी नजरें गन पर ही ठहरी हाई थी। रिवांशी अपने मुंह में आए थूक को निगलते हुए बोली, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप अपना ये वेपन गन जो भी है इसे मुझसे दूर रखिए, मुझे इससे डर लगता है। बोलते हुए वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। वे तीनों आदमी हैरानी से रिवांशी को देख रहा था। उनमें से एक आदमी धीरे से बुदबुदाया, ये लड़की रिवांश वालिया की ही बहन है ना? मुझे डाउट हो रहा है इस पर। रिवांश वालिया इतना इंटेलिजेंट है और तो इतनी बेवकूफ कैसे? आई थिंक हमने किसी गलत लड़की को उठा लिया है। बोलते हुए उसने अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखा जो अभी भी हैरानी से रिवांशी को देख रहा था। ओए मैं ही रिवांश वालिया की बहन रिवांशी वालिया हूँ। तुमने गलत लड़की को नहीं बिल्कुल सही लड़की को उठाया है। वैसे उठाया वो तो ठीक है पर यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? क्या तुम्हारा बॉस गरीब है? खैर छोड़ो वो सब, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फोन मिल सकता है? रिवांशी ने उस आदमी की बात सुन तपाक से कहा। फोन क्यों चाहिए तुम्हें? दूसरे आदमी ने कंफ्यूजन से कहा। यह सवाल सुनते ही रिवांशी उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, बेवकूफ गर्मी हो रही है, मेरे भाई से कहकर ऐक मंगवा रही हूँ। अब तुम्हारे गरीब बॉस के पास तो इतना पैसा होगा नहीं जो वो यहाँ ऐक लगा सके, इसलिए फोन मांग रही हूँ ताकि मैं भाई को कॉल कर सकूं। तभी तीसरा आदमी गुस्से से बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई जो फिर से बकवास किए जा रही हो। पर कोई बात नहीं, ये अच्छों अच्छों को बातें समझा देती है। तुम तो फिर भी बच्ची हो। बोलते हुए उसने रिवांशी की तरफ अपनी गन पॉइंट कर दी। रिवांशी झट से बोली, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई क्योंकि वे सब आदमी उसे अब बुरी तरह घूर रहे थे। रिवांशी एकदम से हड़बड़ा गई।
वो हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, अब कुछ नहीं बोल रही हूँ। बोलते हुए उसने अपने होंठ कस के भींच लिए। रिवांशी की सारी हरकतें बच्चों जैसी थी, जिस वजह से उन आदमियों को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी, पर उनके चेहरे से कुछ शो नहीं हो रहा था। पहला आदमी धीरे से बोला, जाओ इस बच्ची के मुंह पर वापस टैब लगा दो, वरना ये ऐसे ही चिल्लाकर हमारा दिमाग खा जाएगी। बोलते हुए उसने अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखा। दूसरे आदमी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और वो रिवांशी के मुंह पर टैब लगाने जा ही रहा था, तभी अचानक रिवांशी तेज आवाज में बोली, स्टॉप। पहला आदमी धीरे से बोला, जाओ इस बच्ची के मुंह पर वापस टैब लगा दो, वरना ये ऐसे ही चिल्लाकर हमारा दिमाग खा जाएगी। बोलते हुए उसने अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखा। दूसरे आदमी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और वो रिवांशी के मुंह पर टैब लगाने जा ही रहा था, तभी अचानक रिवांशी तेज आवाज में बोली, स्टॉप। ये सुनते ही उस आदमी के कदम रुक गए। उसने सर उठा रिवांशी को देखा, जो खुद उसे ही देख रही थी। रिवांशी एकदम से बोली, देखो तुम सब ने मुझे किडनैप किया, फिर भी मैंने आपका अपोज नहीं किया और नहीं कुछ कहा, पर अब मुंह पर टैब लगाने वाला ज्यादा हो रहा है। बोलते हुए वो चुप हो गई और रोनी शक्ल बनाकर कुछ पल बाद बोली, आपकी इस टैब की वजह से मुझे सांस नहीं आती, और अगर मुझे सांस नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। बोलते हुए उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। रिवांशी की आंखों में आंसू देख उस आदमी को अजीब सा फील होने लगा था। उसे अपनी फीलिंग समझ तो नहीं आ रही थी, पर इतना उसे समझ आ गया था कि रिवांशी की आंखों में आंसू उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। ठीक है, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। हम नहीं बांध रहे हैं तुम्हारा मुंह, बट अगर तुमने आगे कुछ भी बोला तो हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे और अगले ही पल ये टैप तुम्हारे मुंह पर लगी होगी। उस आदमी ने अपने फेस पर सख्त भाव बनाकर कहा। ये सुनते ही रिवांशी की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से बोली, ओक, आई एक्सेप्ट योर डील। आई मीन, आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। बोलकर उसने अपने होंठ कस के भींच लिए। रिवांशी की इस हरकत पर उन आदमियों ने अपना सर नामे हिला दिया। तभी अचानक एक आदमी का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन सबकी नजरें उस आदमी की पेंट की पॉकेट में फ्लैश हो रही लाइट पर चली गई, जो उसके फोन की ही लाइट थी। उस आदमी ने एक नजर सबको देखा और फिर अपना फोन निकाल उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसने तुरंत कॉल उठा, कान पर लगाते हुए कहा, यस बॉस। तभी दूसरी तरफ से लक्ष्य की आवाज आई, लड़की को होश आ गया। ये सुनते ही उस आदमी की नजरें रिवांशी पर चली गई। वो वैसे ही रिवांशी को देखते हुए बोला, यस सर, उसे होश आ गया है। कुछ देर पहले ही होश आया था। लक्ष्य अपने बेड पर सीधा लेटते हुए बोला, रिवांश वालिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे पता है सब निकला वो उससे। आई शो अपने भाई के बारे में कुछ तो जानती होगी। आई मीन, उसके ड्रग्स की फैक्ट्री के बारे में पता होगा कि वो किस जगह पर है, उसका मैप उससे रेडी करवाओ जितना जल्दी हो सके। बोलते हुए उसकी नजरें सीलिंग को देख रही थी। ये सुनते ही वो आदमी झट से बोला, नो सर, मुझे नहीं लगता है इस लड़की को कुछ भी पता। तभी लक्ष्य बीच में तेज आवाज में बोला, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। अगर उस लड़की को कुछ नहीं पता तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, और जो लक्ष्य खुराना के काम का नहीं होता है उसे जिंदा रखना वेस्ट है। मार दो उसे और उसकी डेड बॉडी हमारे कुत्तों को खिला दो। उससे ज्यादा उसकी कोई जरूरत नहीं है। बोलते हुए उसकी आवाज काफी सर्द थी, जिसे सुन एक पल के लिए उस आदमी के शरीर में डर की लहर सी दौड़ गई। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी। उस आदमी ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, ओके बॉस, समझ गया, जैसा आप चाहे। बोलते हुए उसकी नजरें रिवांशी की तरफ चली गई, जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी। रिवांशी की मासूमियत देख एक पल के लिए वो आदमी उसे देखता ही रह गया, पर दूसरे ही पल उसके फेस एक्सप्रेशन सख्त हो गए। लक्ष्य फोन को अपने दूसरे कान पर लगाते हुए बोला, हम्मम, इट्स गुड फॉर यू, वरना। इतना बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आधी बात में छुपी वार्निंग वो आदमी अच्छे से समझ गया था। लक्ष्य की वार्निंग ही उस आदमी को कांपने पर मजबूर कर रही थी। लक्ष्य ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही उस आदमी ने एक राहत की सांस ली और फोन को वापस पैंट की पॉकेट में रख उसने रिवांशी की तरफ देखा, और उसे देख वो एकदम से हैरान रह गया। रिवांशी की आंखें बंद थी और उसका सर चेयर पर एक तरफ लुढ़का हुआ था। वो फिर से बेहोश हो गई थी।
उस आदमी के फेस एक्सप्रेशन देख उसके दोनों साथियों ने उसकी नजरों का पीछा कर रिवांशी की तरफ देखा और बेहोश रिवांशी को देख वे भी एकदम से हैरान रह गए। ये लड़की बेहोश कैसे हो गई? दूसरे आदमी ने हैरानी से कहा। उसका सवाल सुनकर उन दोनों आदमियों ने उसकी तरफ देखा और उनमें से एक आदमी बोला, शायद कल से इसने कुछ नहीं खाया इसलिए ये बेहोश हो गई है। सर ने इससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था पर अब इंफॉर्मेशन तो हम इसके होश में आने के बाद ही निकाल सकते हैं। बोलते हुए उसने एक बार रिवांशी की तरफ देखा और फिर वापस अपने साथी की तरफ देखने लगा। अभी यहां से चलते हैं, हम भी खाना पीना कर लेते हैं, तब तक इसे भी होश आ जाएगा। तीसरे आदमी ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुन उन दोनों आदमियों ने भी अपना सर हिला दिया और उसके बाद वे तीनों एक नजर रिवांशी को देख उस रूम से बाहर निकल गए। जाते वक्त उन्होंने डोर को बाहर से लॉक कर दिया ताकि रिवांशी को बाहर कुछ दिखाई न दे और वो यहां से भाग न सके। उन तीनों के जाते ही रिवांशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे बंद डोर पर पड़ी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। थोड़ी देर पहले वाली मासूमियत कहीं गायब सी हो गई थी। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, यहां से निकलना पड़ेगा। कुछ भी करके मुझे भाई तक पहुंचना होगा, वरना पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या करेंगे। बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी तभी उसकी नजरें एक जगह आकर ठहर गई। उसकी नजरें सामने की एक विंडो पर टिकी हुई थी जिससे सूरज की हल्की रोशनी रूम के अंदर आ रही थी। रिवांशी की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होते हुए बोली, वाह मिल गया रास्ता। बोलते हुए उसने खुद के हाथ पैरों की तरफ देखा जो बंधे हुए थे। उसने एक गहरी सांस भरी और धीरे से बोली, पहले इन्हें खोलना पड़ेगा उसके बाद ही मैं यहां से निकल सकती हूँ। बोलते हुए उसने अपना सर झुकाए और अपनी पेंट की पॉकेट से मुंह से कुछ निकालने लगी। कुछ देर की कोशिश के बाद उसने अपना मुंह ऊपर उठाया। उसके मुंह में एक छोटा सा चाकू था जिसके पिछला रबर का हिस्सा उसने अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। वो अपना सर ऊपर की तरफ उठा, लंबी सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड जो मैंने नाइफ को अपने साथ सेल्फ डिफेंस के लिए रख लिया था। अब बस भाई की सिखाए आर्ट से ये रस्सी खोल मैं यहां से बाहर निकल जाओ। बोलते हुए वो अपने मुंह से पकड़े चाकू से हाथों की रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी। उसके सर में पेन हो रहा था पर वो अभी अपने पेन को इग्नोर कर बस यहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद रिवांशी ने अपने लेफ्ट हैंड की रस्सी को नाइफ से काट दिया। उसके होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो खुश होते हुए बोली, वाह रिवांशी तूने तो कर दिया। बोलते हुए उसने जल्दी से अपने हाथ में चाकू पकड़ा और उससे दूसरे हाथ की भी रस्सी काट दी और उसके बाद पैरों की रस्सी कटकर वो चेयर से खड़ी हो गई। रिवांशी ने चाकू को अपनी कमर के पीछे रखा और एक नजर डोर को देख वो तुरंत विंडो के पास चली गई। रिवांशी ने हल्की सी विंडो खोल बाहर देखा। वो फर्स्ट फ्लोर पर थी और वो विंडो ग्राउंड फ्लोर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। रिवांशी के होंठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसने पूरी विंडो ओपन की और वो बाहर कूद गई। रिवांशी दूसरी तरफ घुटनों के बल फ्लोर पर जा गिरी। उसकी हल्की सी आह निकल गई क्योंकि गिरने की वजह से उसके घुटनों में हल्की चोट लग गई थी। कुछ पल बाद रिवांशी खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। उसने एक नजर अपने घुटनों की तरफ देखा जहां से उसकी हल्की सी पेंट फट चुकी थी और वहां पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। तभी अचानक रिवांशी को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने सर उठा एकदम से सामने देखा जहां से वो आवाज आ रही थी। दो आदमी हाथों में गन पकड़े उसी की तरफ आ रहे थे। हालांकि उन्होंने रिवांशी को नहीं देखा था, उनका ध्यान अपनी बातों में था। शायद वे किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। उन्हें देखते ही रिवांशी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजरें पिलर पर पड़ी। वो जल्दी से जाकर उस पिलर के पीछे छुप गई। वो विंडो में होल में लगी हुई थी, जिस वजह से रिवांशी अभी उस घर के हॉल में खड़ी थी जहां से मेन डोर थोड़ा दूर था। इधर दूसरी तरफ लंदन खुराना मैंशन, माया सोफे पर बैठी अपने सामने रखे पेपर्स को देख रही थी, जो कि सामने की टेबल पर रखे थे और उन पर माया की ही नहीं बल्कि सबकी नजरें टिकी हुई थी। अभिमान और आरशी दोनों साथ में खड़े हैरानी से उन पेपर्स को देख रहे थे जो कि अभिमान के बिजनेस के पेपर्स थे। जब उसने बिजनेस शुरू किया था उसके लीगली पेपर्स अभी उसके सामने पड़े हुए थे। इधर वीरेन, दिया और सुमित्रा हैरानी, डर और घबराहट के सारे मिले झूले एक्सप्रेशन से उन पेपर्स को देख रहे थे। वीरेन अपना एक हाथ टेबल पर रखे पेपर्स की तरफ करते हुए बोला, ये पेपर्स सब कुछ नकली है।
खुराना एम्पायर का सीईओ मैं हूं, तो फिर ये बिजनेस अभिमान के नाम कैसे हो सकता है? जरूर माया ने चंद पैसों से वकील को खरीद लिया है और उसी से बिजनेस प्रॉपर्टी के ये नकली पेपर्स बनवाए हैं। बोलते हुए उसने गुस्से से माया के बगल में बैठे वकील की तरफ देखा, जो उसकी बात सुन अजीब नजरों से उसे ही देख रहा था। माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसने सर उठा वीरेन को देखा और बिना किसी भाव के बोली, आई नो, होता है ऐसा। जब कुछ चीजें सडनली हो तो आदमी का दिमागी संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है। जैसे अभी आप अपना मेंटली बैलेंस खो बैठे हैं, बट डोंट वरी, लंदन में बहुत अच्छे अच्छे मेंटल असाइलम है जिनमें एक आधी सीट आपके लिए खाली मिल जाएगी। आई मीन बैड। इतना बोल वो चुप हो गई। कुछ पल रुककर माया ने मासूम भरी स्माइल अपने होंठों पर चिपका कर कहा, आई एम वेरी सॉरी यू आर लिविंग, बट जाना तो पड़ेगा ना। बोलते माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसने सर उठा वीरेन को देखा और बिना किसी भाव के बोली, आई नो, होता है ऐसा। जब कुछ चीजें सडनली हो तो आदमी का दिमागी संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है। जैसे अभी आप अपना मेंटली बैलेंस खो बैठे हैं, बट डोंट वरी, लंदन में बहुत अच्छे अच्छे मेंटल असाइलम है जिनमें एक आधी सीट आपके लिए खाली मिल जाएगी। आई मीन बैड। इतना बोल वो चुप हो गई। कुछ पल रुककर माया ने मासूम भरी स्माइल अपने होंठों पर चिपका कर कहा, आई एम वेरी सॉरी यू आर लिविंग, बट जाना तो पड़ेगा ना। बोलते हुए उसने अपना फोन निकाला और वो किसी को कॉल करने लगी। तभी सुमित्रा ने जल्दी से आगे बढ़ माया के हाथ से फोन छीनकर फ्लो पर पटक दिया। माया के हाथ वैसे के वैसे ही रह गए और अचानक ही उसका ओरा सर्द होने लगा। सुमित्रा गुस्से से कांपते हुए माया को देख रही थी। मिसेज खुराना, ये क्या बदतमीजी है? आप क्या कर रही है? फीमेल ऑफिसर ने सुमित्रा को देखकर कहा। सुमित्रा ने झट से ऑफिसर की तरफ देखा और वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, सॉरी मैम, बट माया मेंटल असाइलम में कॉल कर रही थी और हम उसे वहां कैसे कॉल करने दे जबकि यहाँ कोई पागल नहीं है। वीरेन जी जो कह रहे हैं वो सच है, ये बिजनेस हमारा है और पेपर्स नकली है जिन्हें माया जबरदस्ती रियल बनाने की कोशिश कर रही है। बोलते हुए उसकी नजरें माया पर आकर ठहर गई। देखिए, हम यहाँ फालतू का तमाशा देखने नहीं आए हैं। जो आप सब ऐसे तमाशा कर रहे हो, अगर ये घर आपका है तो फिर आप सबको यहाँ से बाहर निकलना होगा, फिर चाहे मर्जी से या बिना मर्जी के। मेल ऑफिसर ने हल्के गुस्से से अभिमान, आरशी और माया को देखकर कहा। उसने कुछ पल उन तीनों को देखा और फिर वीरेन को देखकर कहा, और अगर ये बिजनेस मिस्टर अभिमान खुराना का है तो आप जबरदस्ती उस पर अपना लीगली हक नहीं जमा सकते हैं। रही इन पेपर्स की बात, तो आप शायद इन लॉयर को जानते नहीं है। ये लंदन के फेमस लॉयर है और मुझे नहीं लगता है इतने फेमस होने के बाद ये फ्लोट जैसा कुछ काम करेंगे। बोलते हुए उसने एक नज़र सोफे पर बैठे वकील को देखा और फिर टेबल पर पड़े पेपर्स उठा गौर से उन पेपर्स को देखने लगा। ऑफिसर की बात सुनकर वीरेन, टिया और सुमित्रा का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वीरेन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे पता था कि सारा बिजनेस अभिमान के नाम है और पेपर्स भी असली ही है, बट वो दूसरों की आंखों में धूल झोंक रहा था, जो कि इम्पॉसिबल काम था। ऑफिसर न कुछ पल पेपर्स रीड किए और फिर उन्हें वीरेन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सी मिस्टर वीरेन खुराना, ये पेपर्स रियल है और इन पर अभिमान खुराना के साइन भी है, जो कि बता रहे हैं कि खुराना एम्पायर का बिजनेस इन्होंने ही शुरू किया था और आप बस उनके पार्टनर थे, उसके अलावा कुछ नहीं। आप पार्टनरशिप में तब तक रह सकते हैं जब तक अभिमान खुराना चाहे, उसके अलावा आपका बिजनेस पर कोई हक नहीं है। बोलते हुए ऑफिसर वीरेन को पेपर्स पढ़ने का इशारा कर रहा था। वीरेन ने कुछ पल ऑफिसर को देखा और उसके बाद अपने कांपते हाथ पेपर्स की तरफ बढ़ा दिए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वीरेन ने पेपर्स अपने हाथ में लिए और उन्हें पढ़ने लगा। टिया जल्दी से वीरेन के पास आए और उसके हाथ से पेपर्स लेते हुए बोली, क्या है इन पेपर्स में डैड? आई एम श्योर ये पेपर्स नकली ही होंगे क्योंकि ये बिजनेस तो हमारा है। बोलते हुए वो एकदम से रुक गई। उसकी नजरें पेपर्स को देख रही थी, जो कि असली पेपर्स थे। तभी वकील टिया के हाथ से पेपर्स छीनते हुए बोला, बस बहुत देख लिया पेपर्स, और वैसे भी आपके मानने या ना मानने से रियलिटी नहीं बदलने वाली है। आप सब खुराना एम्पायर से अपना जो भी सामान है वो इज्जत से उठा लीजिए, वरना लीगली स्टैंड हमें लेना आता है और उसके बाद आपकी रिपुटेशन की जो धज्जियां उड़ेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बोलते हुए उसकी नजरें वीरेन को देख रही थी। वीरेन ने एकदम से वकील की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसके पास कुछ बोलने को था ही नहीं। ऑफिसर का अब यहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चले गए।
उनका यहाँ आना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना था, वो भी सिर्फ वीरेन की वजह से उनका टाइम वेस्ट हुआ। तभी माया सोफे पर से खड़ी होते हुए बोली, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो आई थिंक अब हमारा यहाँ रहना टाइम ऑफ वेस्ट है और अपना टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप सब रहिए अपने घर में आराम से। बोलते हुए वो अर्शी और अभिमान के पास आ गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, मॉम डैड चलिए यहाँ से। यहाँ अब हमारा कोई काम नहीं है। जो लीगली हमारा था वो हमारे पास है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर कैपेसिटी हुई तो हम इससे भी बेहतर घर बना लेंगे। बोलते हुए उसने एक नज़र पूरे घर को देखा और फिर वापस अभिमान और आरशी को देखने लगी। अभिमान हैरानी से बोले, पर बेटा अगर हमने सारा बिजनेस ले लिया तो भाई साहब का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? बोलते हुए उनके फेस पर चिंता भरे एक्सप्रेशन आ गए। ये सुनते माया के माथे पर बल पड़ गया। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, आप अभी भी इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको बेइज्जत किया, आपसे आपके हक की हर चीज छीनी और आज आपको घर से धक्के मारकर बाहर निकालने वाले थे। सीरियसली डैड, आप इतने दयावान हैं मुझे नहीं पता था, या फिर आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो आप बार बार इन लोगों के सामने झुक रहे हैं और ये लोग आपकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हैं। बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा, वीरेन और सुमित्रा को देखा और लास्ट में उसकी नजरें टिया पर आकर ठहर गई। माया की नजरों को देख वे तीनों एकदम से हड़बड़ा गए और उन्होंने अपनी नजरें नीचे कर ली। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, वो हमसे बड़े हैं और अगर कभी उन्होंने हमसे कुछ कह भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़े हैं, उन्हें हक है हमें कहने का, आरशी ने धीरे से कहा। यह सुनते ही माया का पेशेंस जवाब दे गया। वो आरशी और अभिमान के समाने ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, वरना वो वीरेन और सुमित्रा का घमंड 1 मिनट में तोड़ सकती थी। माया में हिम्मत नहीं थी, पर मिशा उसके तो खून में ही हारना नहीं था और किसी की सुनना तो उसे अपने सपने में भी बर्दाश्त नहीं था। माया एकदम से तेज आवाज में बोली, अच्छा बड़े हैं तो कुछ भी बोलने का हक मिल गया उन्हें। वो जो चाहे कर सकते हैं। हमारे साथ जानवरों जैसा बिहेव कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। आप बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती, बट सॉरी टू से बड़े हो या छोटे मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे बड़े गलत हो या छोटे कोई मैटर नहीं करता है। आपको चलना है चलिए, वरना रहिए यहाँ आराम से और अपनी बेटी को भूल जाएगा कि आपकी माया नाम की कोई बेटी भी थी। बोलते हुए उसकी आवाज काफी तेज और सर्द थी, जिसे सुन एक पल के लिए सब कांप गए। माया अभिमान और आरशी से इस लहजे में बात नहीं करना चाहती थी, बट अगर अभी वो शक नहीं बनती तो अभिमान और आरशी खुराना मेंशन छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होते। माया की बात सुनकर अभिमान और आरशी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। वही वीरेन, सुमित्रा और टिया, उन तीनों की ही आंखों में अलग सी चमक आ गई। अगर माया यहाँ से चली गई तो वे सब अभिमान और आरशी को यहाँ रहने के लिए आराम से मना लेंगे और एक बार फिर सारा बिजनेस उनके नाम हो जाएगा। इनफैक्ट एक मौका मिलते ही वीरेन बिजनेस के पेपर्स पर अभिमान के साइन करवा सारा बिजनेस अपने नाम करवा लेगा। अभी उन सब के दिमाग में यही चल रहा था। दैट्स फॉर इट्स टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल लिंक उंगली से नीचे की ओर इशारा। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 Vayukli 1HSQ4 and 2 GMBV1K। नॉवल प्रमोशन सीन फर्स्ट, बढ़ता दिल। एक खूबसूरत सी लड़की पहाड़ी के गेरेज पर खड़ी नीचे गहरी खाई को देख रही थी। अचानक ही एक ठंडी हवा का झोंका उस लड़की से होकर गुजर गया। उसकी कीवी ग्रीन आंखें अपने आप बंद हो गई। उसके ब्राउन बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी बंद आंखों के समाने एक हैंडसम से लड़के का चेहरा आने लगा। वो धीरे से बोली, मेरी हर ख्वाहिश जो पूरी हुई, खुदा का वह एहसान तुम हो। तुमसे मिलकर लगा जैसे खुद से हुई मैं रूबरू। तेरी चाहत मेरा सुकून और जीने की ख्वाहिश। कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा, मेरी जिंदगी की हर ख्वाहिश तुम हो। तेरा साथ न सही पर तेरी यादों के साथ रह लूंगी। बोलते हुए तारा के होंठों पर दर्द भरी स्माइल आ गई और आंख से एक कतरा आंसू का बहगालों पर लुढ़क आया। सीन सेकंड, बढ़ता दिल। बढ़ता दिल। एक बड़े से रूम में किंग साइज बेड पर तारा मुंह के बल गिरी हुई थी। उसने महरून रंग का ब्राइडल लहंगा पहना था। उसके खूबसूरत चेहरे पर बने आंसुओं के दाग उसके दर्द को बता रहे थे।
उसने सर उठा, अपने सामने खड़े रेयांश को देखा जिसने महरूम रंग की शेरवानी पहनी थी और वो तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। सीन थर्ड। सुनसान सड़क पर रेयांश, जिसने अपने हाथ में बेल्ट पकड़ी हुई थी और वो सामने सड़क पर पड़े आदमियों को बेरहमी से मार रहा था। उसकी वाइट शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए थे और कुछ खून के छींटे उसके मुंह पर भी लगे थे। उसकी आंखें, जो इस वक्त आग उगल रही थी, वो सामने पड़े आदमियों पर टिकी हुई थी। उसने एकदम से सामने पड़े आदमी के प्राइवेट पार्ट पर बेल्ट से मारते हुए चिल्लाकर कहा, जो उसके पास आएगा उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, और उसे छूना तो दूर, अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की सोची भी तो कसम से ऊपर से नीचे तक फाड़ दूंगा। बोलते हुए वो एक बार फिर उन आदमियों को बेरहमी से मारने लगा। पूरी सड़क पर चीखें गूंज रही थी। वही उनसे कुछ दूरी पर खड़ी तारा, जिसने पिंक साड़ी पहनी थी और वो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी कीवी ग्रीन आंखें सामने रेयांश पर टिकी हुई थी। वो पूरा कांप रही थी और उसके कदम लगातार पीछे हो रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हुए उसने अपना फोन निकाला और वो किसी को कॉल करने लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर टीना शेखावत को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।